इसमें ये देखो हाथ रखे हुए पीछे मंदिर जो है वो भी दिख रहा है। हाँ, मंदिर मेन दिख फिगर रहा तो ये है। आपने मंदिर कहा तो मैंने कहा हम भी मंदिर को ही कर देते हैं। बीच में एक ये पेड़ था वो आ रहा था ना ना कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं। आधा भी दिखे हाँ, मंदिर तो आधा सही है, दिखे। क्योंकि बाकी दोनों कैमराज में नहीं आएगा, वो मैं इंश्योर कर रहा हूँ। ओके, आई एम रोलिंग द कैमरा। आप ये वाला कैमरा भी सेट कर देना एक बार देख कर। मैंने तो अपना चालू कर दिया है, क्योंकि फिर मैं इतने दूर से कैसे उसको ऑन करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अब मंदिर भी दिख रहा है हाँ। पीछे। अब मुझे क्या करना है? ये स्टार्ट कैमरा करना है ना रोल जब। शुरू हो गया। हाँ जब बंद करना हो तो इसी को ही वापस दबाना। ये मैं थोड़ा लॉन्ग शॉट ले रहा हूँ। कैमरा रोलिंग, साउंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको दबा, अच्छा, इसमें करना है। इसको दबा दीजिए। 1 रिकॉर्डिंग 2 शुरू 3 हो 1 2 3 1 2 3। गई। रेडी, एक्शन। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ जो इतना सारा क्राइम हो रहा है, क्या इससे हम मुक्त हो सकते हैं? इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में हम मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो चाहे आप वायु मार्ग से जाएं, चाहे आप रोड मार्ग से जाएं, चाहे आप ट्रेन मार्ग से जाएं, आपको उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा जहां आप जाना चाहते हैं, राइट। यदि आप जो है मुंबई जाने वाली ट्रेन को पकड़ेंगे तो वो कभी भी दिल्ली नहीं पहुंचेगी। तो पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा कि क्या सच में हम चाहते हैं क्राइम फ्री बनाना। क्योंकि अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया, उन्होंने तो अपराध को ही दो भागों में बांट दिया, संज्ञेय व असंज्ञेय, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो जो क्राइम अगेंस्ट स्टेट था वो जो है ना उन्होंने संज्ञेय बनाया, क्योंकि बाकी केसेस में वो चाहते थे कि आप भटकते रहिए। तो अपराध मुक्त भारत अंग्रेज तो नहीं चाहते थे, वो तो सिलेक्टिवली पुलिस को यूज करना चाहते थे अपने अंपायर को रन करने के लिए। तो क्या भारत जो है स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद अपराध मुक्त भारत चाहता है? ये प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। और यदि वो अपराध मुक्त भारत चाहता है तो फिर उसे ये बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्या भिन्न किया जिससे कि अपराध जो है ना, जो भारत अपराध मुक्त हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि अभी भी हम पुलिस एक्ट 1862 से चल रहे हैं, हमारी पुलिस व्यवस्था भी वही है। ढेर सारे कमीशन और कमेटी बनाई गई हैं, लेकिन उसकी कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो सही मायने में वो कायम नहीं की गई है, वो जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। तो अंग्रेज सिलेक्टिवली जो है ना पुलिस को यूज, अब्यूज एंड मिसयूज करना चाहते थे। और स्वतंत्र भारत में जो इंडियंस का राज है उसको हम काला अंग्रेज कहेंगे। तो काले अंग्रेजों को भी ये व्यवस्था बहुत सूट कर रही है। लिहाजा सरकार से अपेक्षा करना अपराध मुक्त भारत की मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। तो भारत के परिदृश्य में यदि हम अपराध मुक्त भारत चाहते हैं तो हमारी सोच, हमारी रणनीति अलग होगी। हाँ, मैं आपको ये एक बात ज़रूर आउटसेट पे बताना चाहूँगा कि हाँ, अपराध मुक्त भारत 200% संभव है, और इन्हीं नियमों के तहत और इसी व्यवस्था के तहत। हालांकि इसे हासिल करने के लिए तंत्र से और व्यवस्था से, दोनों से लड़ना होगा और उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर करना होगा, विवश करना होगा।
जब उनका गलत करने का जो मादा है, जब आप उसे ख़त्म कर पाएंगे, तब जो है क्राइम फ्री भारत की जो है ना शुरुआत हो। तो क्राइम फ्री अगर हमारे लिए पॉसिबल है, आपने ये कहा कि इच्छा होनी चाहिए उसके लिए पहले कि भी हम क्राइम फ्री भारत चाहते हैं, उस तरफ हम कर सकते हैं काम। उसमें जो मैं सबसे बड़ी बाधाएं समझता हूँ, एक तो लोगों का डर, तो क्राइम को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्राइम के अगेंस्ट लड़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे कुछ डर है। और डर के अलावा एक लोभ भी होता है कई लोगों में कि क्राइम जो है इट पेज। इन दो इम्पेडिमेंट्स को कैसे ओवरकम करते हैं जब कानून ही नहीं चाहता है कि भाई ये हो। देखिए, इसको दोनों पहलू जो है आपके बिल्कुल पूर्णतया उचित हैं, लेकिन ऐसा कुछ असंभव नहीं है जो ना किया जा सकता। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ये पहले अपने लिए ऑब्जेक्टिव बनाएं कि हम अपराध मुक्त भारत चाहते हैं, और फिर उसकी एक इबादत इस तरीके से लिखें जिससे जो इम्पेडिमेंट हैं वो दूर हो जाए, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि कोई थर्ड पार्टी ये सोचे कि हमें इन्हीं नियमों के तहत अपराध मुक्त भारत चाहिए। यदि कोई थर्ड पार्टी ये बात सोचती है तो हमें ये बात समझना होगी कि हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा सा कांटों से भरा होगा, क्योंकि हमारी पहली लड़ाई जो है वो सिस्टम से होगी। लेकिन कानून, नियम और चीज़ें ऐसी अच्छी बनाई गई हैं कि ये लड़ाई बहुत आसान है, और ये एक सिस्टम के तहत लड़ाई लड़ना होगी। आज आपका थानेदार आपको बिना रिपोर्ट लिखे इसलिए भगा पा रहा है क्योंकि विक्टिम जा रहा है। यदि व्यवस्था जाए और सिस्टम जाए तो वो हवलदार किसको भगाए? उसको भगाने के लिए कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और उसके पास जो कंटेंट पहुंचाया जाएगा उस कंटेंट को जो है डेट, टाइम, लोकेशन के साथ लॉक करके हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसके एग्जिस्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। फिर हमें जो है 4 तरीके के सिस्टम को इन्वोक करना पड़ेगा। एक है कानूनी सिस्टम को इन्वोक करना, दूसरा प्रशासकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वोक करना, तीसरा हमें लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को इन्वोक करना पड़ेगा, और फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को इन्वोक करना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो मैं एक एक करके इसके बारे में विस्तार से आपको समझा सकता हूँ। उसके बारे में समझेंगे। ऑफ कोर्स ये लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी जो आपने शब्द बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ा दायरा है बातचीत करने का। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एक मूवमेंट शुरू किया है, मैं मूवमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्राइम फ्री भारत। ये आपके जहन में किस तरह से आया, क्यों आया? देखिए, मैं पहले डीजी रेलवे था, राइट, और मैंने ये महसूस किया कि ट्रेन में रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो हमने एक ऑल इंडिया जीआरपी हेल्प बनाया। मैं डीजी था मध्य प्रदेश में रेलवे का, लेकिन मैंने पूरी इंडिया के लिए बनाया। मैंने पूरी इंडिया में हर स्टेट में जो है ट्रेनिंग दी है। तो और फिर हमने उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम लगा के हम अपने रेलवे को क्राइम फ्री कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी सबसे पहले एक प्रोजेक्ट हमने ये सबमिट किया था, जो कि फॉर्चुनेटली आज नेशनल पुलिस मिशन है अंडर माइक्रो मिशन 6, एंड मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। 2017 में ही मैंने एक और दूसरा प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसका नाम हमने क्राइम फ्री भारत तो बाद में दिया। उस समय इसका नाम था ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री भारत, राइट। और इसमें हमने एक उसका लीगल स्ट्रक्चर भी बनाया, क्योंकि जब भी हम पुलिसिंग की बात करते हैं तो लोग बाग जो है उसे स्टेट सब्जेक्ट बता के भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरी जिम्मेवारी थी, ये चुनौती थी कि हम तो भारत की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो हमें जब तक संवैधानिक जो है ना आधार नहीं मिलेगा तब तक संभवतः हमारी ये सोच जो ग्राउंड पर उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जब मैं कानून को छान रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छा
वैसे आपको ये मालूम होगा कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है संविधान के शेड्यूल 7 में दिया गया है। आपने सिविल सर्विसेज में भी इसकी तैयारी की होगी तो आपको उसमें मालूम होगा कि उसमें 3 लिस्ट होती थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो है वो सेंट्रल लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है और लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो हमारी पूरी एनर्जी इस बात में लगी हुई थी कि हम इसे स्टेट से सेंट्रल पे की किस लिस्ट में से क्या चीज़ खोजें जिससे कि हम इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में उतार पाएँ। फॉर्चुनेटली हमें उसमें एंट्री ऐसी मिल गई, उस एंट्री का नाम है 65C। तो अब हम बात कर रहे हैं संविधान के शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 जो कि केंद्र की सूची है, और एंट्री 65C। और एंट्री 65C ये कह रही है कि इट इज़ द कोर एंड एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज लिस्ट 1 जो है ना, इट इज एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू जो है ना क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रेमवर्क एंड फॉर्मेट्स फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो मुझे लगा ये तो बड़ा वो मिल गया है, क्योंकि हम जो पूरी बात कर रहे थे वो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहे थे, राइट। सो इट इज ए हेल्प आल्सो। हेल्प जरा इंस्टीट्यूशनल तरीके से जब पहुंचेगी तो उस हेल्प को नज़रअंदाज करना लोगों के बात बस में नहीं रहेगा। तो हमने जो है 30 सितंबर 1920 को आई हैव सबमिटेड वन ड्राफ्ट लेजिस्लेशन फॉर कंसिडरेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिसका हमने नाम दिया नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा नाम रखा जिससे कि लोग को उसका रेफरेंस खोजने का जो है ना कष्ट ना उठाना पड़े, नंबर 1। और वो जो है पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इससे जो है ना भाग ना सके। और इस एक्ट में जो हमने टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक फैसिलिटेशन का जो ईजाद किया वो तो किया ही है, स्टेट ऑफ आर्ट। हमने उसमें 2 चीज़ों का और डाला कि यदि जो चेयरमैन उस अथॉरिटी का है या कोई भी इंसाइडर है, वो ही विल बी द कस्टोडियन ऑफ प्राइवेसी। तो यदि कहीं से भी कोई भी कंटेंट को वो मिसयूज करेगा तो बैकएंड इंजन उसको पकड़ लेगा और ऑटोमेटेड ढंग से उसके खुद के चेयरमैन के विरुद्ध एक FIR दर्ज हो जाएगी। और उसमें जो हमने पीनल क्लॉज रखा, उसमें हमने कहा कि हर ऑफेंस जिसमें आपने प्राइवेसी का कंटेंट अपने पर्सनल या अपने आका के लिए यूज करने की कोशिश की, इट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विथ वेरी डिफिकल्ट बेल प्रोविजन विथ मिनिमम 7 ईयर ऑफ पनिशमेंट। अब अज्यूम करिए बैकएंड इंजन में जो ना वो सब डाला गया है कि वो पकड़ लेगा, राइट। तो बैकएंड इंजन ही रिपोर्ट कर देगा। तो यदि आपने अज्यूम करिए कि 4 आपने ऐसे इंस्टांस कर दिए जिसमें आपने प्राइवेसी का कंटेंट अपने लिए या किसी के लिए जो है अपने आका के लिए यूज कर लिया, तो आपके विरुद्ध 4 ऑफेंसेस हुए, उसके एविडेंस जो है ना वहाँ पर हैं, आप 28 साल के लिए जेल चले जाएंगे। हमें इतना डर पैदा करना होगा इफ वी रियली वांट टू बी चैंपियन ऑफ द प्राइवेसी। अभी सिस्टम में क्या होता है, जो चैंपियन ऑफ प्राइवेसी करते हैं वो सिस्टम को वीक बनाना चाहते हैं। हमारा ऐसे चैंपियन से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछना ये है कि हम सब लोग मैथोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? तो चित्रगुप्त जो है ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप चाहें तो उनको अकाउंटेंट जनरल नई भाषा में कह सकते हैं, हु कीप द ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। जो भगवान को कहा गया है ही इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनी सेंट, उन्हें सब कुछ मालूम है। तो जो भगवान को सब कुछ मालूम है उसके जो है ना रिकॉर्ड रखने की जिम्मेवारी चित्रगुप्त की है। इसका मतलब अच्छा, ये चित्रगुप्त देखिए कितना प्राइवेसी का ध्यान रखता है। आपने कोई ऐसा केस देखा कि आपके जो है ना कृत्यों की उसने वीडियो फिल्म किसी दूसरे को दिखाई हो? तो जब आप मरते हैं तो आपको ही दिखाई जाती है कि देखो भाई साहब आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था, और अब आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो चित्रगुप्त दो चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर चीज़ मालूम होना चाहिए, हर चीज़ जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। और दूसरा जो है ना, इट इज़ गारंटिंग यू द राइट टू द प्राइवेसी, क्योंकि आपकी बात वो आपकी पत्नी को भी नहीं पता,
आप मरेंगे तो आपको ही दिखाएगा, ऐसा मिस्टेक से भी नहीं होगा कि आपका कंटेंट आपकी पत्नी को दिखाएगा, राइट? तो हमने वो कंटेंट वहाँ से लिया। सो वी आर सेइंग कि हमारा जो सिस्टम रहेगा दैट विल बी ऑमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, और उसमें जो है कंटेंट जो है ना ऐसी जगह से आएंगे कि हमसे कोई चीज़ छिपी होगी ही नहीं, राइट? तो हमारे 3 बेसिक जो है कंटेंट होंगे। एक होगा जो कंप्लेनेंट खुद देगा, दूसरा जो है पुलिस देगी जिसको हमने माना नहीं है, 2 कोड में बैकग्राउंड में डाला हुआ है। हमारे 3 मेन कंटेंट आएंगे, दे विल कम फ्रॉम सीसीटीवी, फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस, और हमारे सीसीटीवी और आईओटी डिवाइसेस जो है दे विल नॉट बी इन कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। आई एम सेइंग कि दे विल बी, बिकॉज दे विल बी लाइक ए मनी, तो दे विल बी वाइडली ऑन बाय द प्राइवेट पीपल, और उनका जो कंटेंट है वो जो कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट के लिए दे विल बी गेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। तो उनको जो सीसीटीवी डिवाइस लगाने के लिए जो खर्चा आएगा वो शायद 1 महीने में या ज़्यादा 3 महीने में जो है ना कवर हो जाएगा। तो 3 महीने के बाद जो उसका रेवेन्यू फ्लो होगा दैट विल बिकम प्योर इनकम। लिहाजा एवरीबडी वुड लाइक टू हैव एज मैनी एज जो है ना सीसीटीवी और आईओटी डिवाइसेस कुड बी पुट इन टू द प्लेस बाय देम। तो हम पूरे इकोसिस्टम को जहाँ जहाँ पे हम जो कैप्चरिंग करना चाहते हैं, probably there will be nothing which will not be captured, नंबर 1। दूसरा जो है लोगों की कानूनी जिम्मेवारी भी है, और हमारा ऐप भी रहेगा जो कि सिटीजन सेंट्रिक होगा। तो सिटी जो एविडेंस कैप्चरिंग जो है दैट विल गो टू द सिटीजन, लेकिन एविडेंस कैप्चरिंग करने के बाद हर चीज़ तो चित्रगुप्त के पास पहुंच जाती है। तो हमारे सिस्टम में भी हमारा जो चित्रगुप्त है वो रियल टाइम बेसिस पे आपका जो है ऑडियो वीडियो सभी कंटेंट को डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है ना लॉक करेगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा, हैश वैल्यू से लॉक करेगा, कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, एंड इट विल बी क्रिएटिंग 3 सर्टिफिकेट ऑफ द एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, राइट? तो कंटेंट will always be available, they will be almost infallible in court of law, right? और वो रियल टाइम बेसिस पे वहाँ से फ्लो होकर क्लाउड स्पेस में चित्रगुप्त के पास पहुँच जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द कंटेंट दो बीइंग कैप्चर्ड बाय द पब्लिक, बट उसके हाथ में नहीं रहेगा वो, राइट? क्यों? क्योंकि उसके हाथ में रहेगा तो उसके साथ डर रहेगा कि भैया मैंने दिया तो भैया मैं क्या, मेरा क्या होगा, तो वो तो दे ही नहीं रहा है, वो तो अपने आप उड़ जा रहा है, ठीक है? तो नंबर 1। नंबर 2, ही कैन नॉट मिसयूज इट और यूज इट एज ए वेपन ऑफ ब्लैकमेलिंग। आपकी आरटीआई में क्या होता है कि वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके पास ऐसा कंटेंट आ जाता है जिसमें आपकी जो है ना जान फंस जाती है, फिर वो ब्लैकमेल करने लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी आरटीआई वॉलंटियर्स की डेथ हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी। 1-8% ऐसे होंगे जो कि कोई दूसरे कारण होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि 99% केसेस में इट इज़ द ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी ऑफ द आरटीआई एक्टिविस्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। और डेथ आदमी क्यों कब कराता है? जब उसे लगता है कि इसका मुंह इतना बड़ा हो गया है, इसको कम पैसे में परलोक भेजा जा सकता है, तो फिर वो आपको परलोक का टिकट काट देता है। तो हम इन सब चीज़ों से अपने वॉलंटियर को मुक्त रखना चाहते थे। तो जो कंटेंट है वो खुद ही इवेपोरेट होकर क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगा, जो किसी की कस्टडी में नहीं रहेगा, और चेयरमैन महोदय की भी कस्टडी में नहीं रहेगा। यदि चेयरमैन को बहुत मेहनत करना पड़ेगी उस कंटेंट तक पहुंचने के लिए, एंड द बैक एंड इंजन विल कीप द ट्रैक एंड एविडेंस ऑफ इट। दैट्स व्हाई हमने कहा है कि यदि वो चेयरमैन भी उसका दुरुपयोग करना चाहेगा तो ही शुड बी मेंटली रेडी टू गो इनटू जेल, क्योंकि जब तक हम इतना फियर नहीं करेंगे। उसमें एक दूसरा हमने और कॉग्निजेबल ऑफेंस रखा है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि इज समबडी ट्राइंग टू इंटर इनटू द सिस्टम, मतलब वो प्राइवेसी को चुराना चाहता है, डाटा को चुराना चाहता है, तो आपको इंटर तो कर नहीं पाओगे, लेकिन आपने इंटर करने का प्रयास किया, ये कैप्चर कर लिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो शुरू में 2-4 मूर्ख लोग जो है ना प्रयास करेंगे, बाद में जो है ना कोई उस तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करेगा। सो इवन दैट कंटेंट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द हैकर, because we challenge, hey hacker, if you dare please try, because with the same certainty I will put you in jail। तो ये हमने पीनल क्लॉज जो है अपने जो ड्राफ्ट है उसमें रखे हैं, और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सरकार उसे इनेक्ट करे,
क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये तो सरकार का ही प्रोजेक्ट है। यदि आपको याद होगा 2014 के पहले जो नेशनल पुलिस मिशन है इट वाज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने पे उसको पीएमओ से शिफ्ट करके एमएचए में आया और अब एमएचए के बिहाफ पे बीपीआरएनडी में ये कार्यरत है। तो इसमें जो फ्यूचरिस्टिक चैलेंज है माइक्रो मिशन 6, आई एम वन ऑफ द जो है मेंबर ऑफ दैट एंड ये 2 नेशनल पुलिस मिशन आर बीइंग ऑपरेटेड अंडर माई लीडरशिप। सो आई एम द प्रोजेक्ट लीडर फॉर दोज 2 मिशन एंड वन ऑफ देम इज द क्राइम फ्री। अच्छा, इसमें आपने जो ड्राफ्ट एक्ट की बात करी कि ड्राफ्ट एक्ट गवर्नमेंट को दिया सकता है, इससे पहले हमने बात करी थी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की। अब अगर हम देखें ड्राफ्ट एक्ट उसी लेजिस्लेचर में जाएगा जहाँ से उसको पास होकर आके अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करता है, लेकिन एक मिनट मैं यहाँ पे इंटरवीन करना चाहूँगा। इसमें जो है बेसिकली ये अकाउंटेबिलिटी और उस अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क है। वो जो है एक्ट में इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई बात नहीं कही गई है। उसमें केवल जो है फंक्शनिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जिससे सर्टेनिटी के साथ जो है हम जो है थानेदार को, हम पुलिस वाले को एक इन्वेस्टिगेशन लीड दे पाएँ। और हमारी सोच ये है कि सबसे मूर्ख टाइप का जो पुलिस ऑफिसर है वो भी 100% ऑफेंसेस डिटेक्ट कर पाए और कानून को जो थोड़ा सा लंगड़ा पैदा किया गया है उस लंगड़े कानून को जो है क्राइम फ्री भारत के जो मेजर्स हैं दे विल फिल दैट गैप एंड वो कमियां ख़त्म हो जाएंगी। जैसे 2 बड़ी कमियां हैं अपने कानून में। हमारा कानून कहता है कि जो पुलिस एविडेंस रिकॉर्ड करती है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, दे कैन नॉट बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर करोबरेशन पर्पज, दे कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन पर्पज। इट मीन्स वो जो स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड कर रही है उसका उपयोग जो है ना अपराधी के हित में तो हो जाएगा लेकिन प्रोसिक्यूशन के हित में नहीं होगा। ये कानून में बनाया हुआ है। और दूसरा आपको मालूम होगा द कॉन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल एज पर द लॉ। ये सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट है। 27 एविडेंस एक्ट में थोड़ी सी विंडो क्रिएट की गई है जो कि एडमिसिबल है, जो कहती है कि यदि कोई ऐसा नया फैक्ट डिस्कवर होता है तो वो एडमिसिबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू डिस्कवरी। तो जैसे मान लो कोई कहता है कि मैंने इस चाकू से फलाने की हत्या की है और ये चाकू मैंने जो है ना चबूतरे के नीचे छिपा दिया है, तो चाकू मैंने चबूतरे के नीचे छिपा दिया है और वो डिस्कवर हो जाएगा तो ओनली दिस पार्ट विल बी एडमिसिबल। मैंने इस चाकू से हत्या की है दैट पार्ट विल नॉट बी एडमिसिबल। अब जो है हमारा क्राइम फ्री भारत जो है ना इट इज ड्रिवन बाय द 137 करोड़ पीपल, बिकॉज ये इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम बांट रहा है कि हर व्यक्ति माला माल होगा। तो भारत का नागरिक जो है ना इसका हिस्सा ना हो ये उसके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि जब चारों तरफ धन की वर्षा हो रही है तो उस धन को तो हर कोई चाहना चाहेगा। तो उसको 5 तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है, राइट। तो capturing of the evidence will be shifting from the department to the public at large, और जो कैप्चर करेगा हमारा प्रयास रहेगा कि स्लोली हम कंपाउंडिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। हमारा ये बहुत जोर से मानना है कि जो अपराध आर्थिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं उसमें जेल भेजना एक मूर्खतापूर्ण काम है। तो जितना जो आर्थिक लाभ जो है ना वो कमा रहा है उसका 10 टाइम्स उसकी पेनल्टी कर दीजिए और 50% जिसने कैप्चर किया उसको कर दीजिए। तो आप अज्यूम करिए कि किसी ने 1 करोड़ का लाभ जो है ना कमाने के लिए कोई अपराध किया, उसकी पेनल्टी 10 करोड़ रुपए हो गई। और अज्यूम करिए मैथिली शरण गुप्त ने उसका एविडेंस कैप्चर किया तो 5 करोड़ मैथिली शरण गुप्त हो गए। अब मैथिली शरण गुप्त को पूरी जिंदगी भर की जो है ना नौकरी का सम टोटल कर दिया जाए तो 5 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा, राइट। तो फिर मैथिली शरण गुप्त तो अपनी जो ना नौकरी छोड़ के इसके पीछे लग जाएंगे, राइट। और 5 करोड़ जो दूसरा जो सरकार के पास जा रहा है, इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास और किसी तरीके से नहीं आ सकता है। सो इट विल बी सच ए विन विन सिचुएशन कि हम टैक्सेशन को भी रिड्यूस कर पाएंगे एंड दैट विल क्रिएट ए वेरी पावरफुल सिस्टम फॉर द क्राइम फ्री भारत। क्योंकि क्राइम फ्री भारत के लिए हमने ये 4 तरीके बनाए हैं और 5 सर्टेनिटी बनाई है, और हमारा मानना है कि इन सर्टेनिटी के माध्यम से ही हम क्राइम फ्री भारत को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 5 सर्टेनिटीज़ पे जाने से पहले 2 चीज़ें मैं कहूँगा विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द के। पहला तो आपने जो बोला था ना कि
जब कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेचर शुरू हुए थे तो देयर वर सम 6 to 8% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पॉलिटिशियन हैं, आज 42% है। नेक्स्ट इलेक्शन होगा 50 हो जाएंगे। उससे आगे आप देखो अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो इट विल प्रोसेस। एक तो वो चीज़, दूसरी चीज़ इन केस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि मैं अपना वक्तव्य थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, जस्ट से टेक 2 एंड स्टार्ट अगेन। नहीं, मैं कोई भी चीज़ जो है ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोलता। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं टेलीफोन पे जो मैं बात करता हूँ हर बात मेरी रिकॉर्डेड होती है, ठीक है ना। और ये मैं हर किसी को बता के रखता हूँ कि देखिए गप मारने के लिए मैं कृष्ण गुप्ता अवेलेबल नहीं हूँ। आप यदि कोई चीज़ मुझसे ऑफ रिकॉर्ड चर्चा करना चाहते हो तो कृपया मुझसे चर्चा करके मेरा समय खराब ना करें। और मैं उसको जो है एक एनर्जी के फॉर्मेट में देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि यदि वो उस एनर्जी को हमने रिकॉर्ड करके अपने क्राइम फ्री भारत प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया तो चाहे वो आज मैनिफेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे वो मैथ्यूसन गुप्त के दिवंगत होने के बाद मैनिफेस्ट हो, लेकिन वो एनर्जी सर्वाइव करेगी। सो आई वांट टू लीव दैट एज ए एनर्जी, राइट। तो मैं ये रीटेक वाले में तो बिजनेस में विश्वास ही नहीं करता, ठीक है ना। अब मैं आपकी बात पे आना चाहता हूँ कि अपराधी, तो आप शुरू में देखिए कि पहले नेता क्रिमिनल नहीं होते थे। मतलब एक आज जो फ्रीडम के केस में और उसमें आंदोलन में जो केसेस रजिस्टर हो गए वो तो सफर जी केस कहलाएंगे, ठीक है ना। पर से क्रिमिनल कोई नहीं हुआ। और हमारे राजनेता क्रिमिनल्स की मदद लेते थे। तो किस में मदद लेते थे? बूथ रिगिंग करने में, डराने में, धमकाने में, क्योंकि खुद तो पॉपुलर है नहीं तो कैसे जो है ना रिलीजियस जो है ना सेंटीमेंट को किया जाए, कैसे कास्ट को उभारा जाए और कैसे भय और पैसे का यूज किया जाए, ये सब जो है ना करते थे। तो क्रिमिनल्स जो है नेताओं से सपोर्ट पाने के लिए बाहर से जो है नेताओं को सपोर्ट करते थे। फिर नेताओं को बात समझ में आई यार बाहर से क्यों सपोर्ट करना है, खुद ही नेता बन जाते हैं। तो फिर उन्होंने टिकट की मांग करने लगी। और जब नेताओं ने ये फील किया कि अरे यार क्रिमिनल तो बहुत अच्छे हैं, ये साथ में पैसा भी लाते हैं, बाहुबल भी लाते हैं, जीतने की संभावनाएं भी लाते हैं, और एक अच्छे आदमी के जीतने की संभावना एक क्रिमिनल की तुलना में 1/3 होती है। यही कारण है कि भारत देश में ऐसे ढेर सारे केस हैं जब क्रिमिनल जेल में थे लेकिन वो इलेक्ट हुए। तो जेल में क्रिमिनल्स का जाना एक प्रॉब्ली जो चुनाव जीतने की संभावना को जो है ना बढ़ाता है। ये बात केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं समझी, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी ने समझ ली है। इसलिए आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेताओं से जो है ना क्रिमिनल से कोई परहेज नहीं, बल्कि जो है ना वो कहते हैं ना कि करेला और नीम चढ़ा, तो उन्हें अपराधी नहीं चाहिए, उन्हें नीम चढ़ा अपराधी चाहिए। अब नीम चढ़ा अपराधी क्या होता है कि उसमें कुछ रिलीजियल तड़का भी लग जाए और कोई कास्ट का तड़का भी लग जाए। तो कास्ट, रिलीजन और क्रिमिनल, यदि ये 3 तड़कों वाला यदि कोई महाप्राणी मिल जाए तो उसकी जीतने की संभावना 200% है और हर कोई जीतना चाहता है। तो यही कारण है कि अभी जो 2019 में पार्लियामेंट गठित हुआ है, नेताओं का जो खुद अपना एडमिशन इलेक्शन कमीशन में सबमिट होता है उसके हिसाब से 42% पीपल दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड, और इनमें से 29% लोगों के तो खिलाफ बहुत ही जघन्य अपराध हैं, मर्डर्स, रेप, किडनैपिंग। और यदि 42% 2019 में हैं और सभी पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को ही पसंद कर रही हैं, तो ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि 2024 की पार्लियामेंट कैसी होगी। तो हर हालत में 50 का आंकड़ा तो पार कर जाएगी। तो क्या फिर ये डेमोक्रेसी होगी या इसके लिए कोई नया शब्द ईजाद किया जाए? तो मैंने इसके लिए एक नया शब्द ईजाद किया है, क्रिमिनलोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। कानून बनाने वाले भी वही होंगे, कानून का पालन कराने वाले प्यादे भी उनके होंगे। बस फिर आपका क्या होगा ये ज़रा सोच लीजिए आप। और ये भी एक विडंबना का विषय है कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर भी होना चाहिए और सचरित्र भी होना चाहिए, वहाँ इस देश में कानून का निर्माता बनने के लिए आपको सचरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? जिन लोगों को जेल के शिक्षे में होना चाहिए उनको आप मंत्री क्यों बनाना चाहते हैं, उनको आप स्टेज में क्यों बिठाना चाहते हैं?
और जो पुलिस उनको अरेस्ट करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, उन्हीं को आप सलूट करने के लिए क्यों मजबूर करना चाहते हैं? यदि आपको लगते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं तो उनके आप चित्र अपने पार्टी के हेडक्वार्टर में रखिए, उनमें सुबह जो है ना रोज जो है ना उसकी धूप मालाएं चढ़ाइए, उनको फूल मालाएं चढ़ाइए, उनको जो है ना अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए और महत्वपूर्ण ओहदे पर बना दीजिए, लेकिन भगवान के लिए उन्हें कानून का निर्माता मत बनाइए। मैंने इसमें कुछ वीडियोज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जारी किए, जिसमें मैंने प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है आप जो है जितना जल्दी हो सकता है ऐसा कानून बना दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई कानून कोई भी पार्टी बनाएगी। मैंने तो अभी एक वीडियो जारी करके ये भी कहा है कि समय आ गया है कि हम इन नेताओं को विवश करें कि वो ऐसा कानून बनाएं। तो अभी 2021 है, यदि हम 2021 से इनको विवश करना चालू करेंगे कि हम इनके किसी पॉलिटिकल फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम इनको किसी फंक्शन में इनवाइट नहीं करेंगे, हम अपने गाँव में नहीं घुसने देंगे और उनसे कहेंगे कि पहले हमको आश्वासन दो कि आप जो है ना ये कानून ला रहे हैं, और वो कानून 2024 के पहले ला रहे हैं, जिससे कि 2024 की पार्लियामेंट जो है ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे, वो क्रिमिनोक्रेसी वाली गवर्नमेंट ना रहे। यहाँ से आगे चलते हैं तो क्राइम फ्री भारत, इसका थोड़ा दायरा क्या है, किस तरह के क्राइम्स को अप्रोच करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, इसके बारे में देखिए कुछ बताएंगे? इसमें इसका दायरा 200% है। मतलब इसको हमने कोई भ्रष्टाचार विरोधी वाली बात नहीं कही है, किसी जो है ना साइबर क्राइम की बात नहीं कही है। जो शुद्ध जो है अपराध की भाषा में अपराध की श्रेणी में आता है, उसको जो है ये इसको हैंडल करने के लिए किया गया है और वो सर्टेनिटी के लिए किया गया है। तो इसकी जो है ना हमने 5 सर्टेनिटी जो है इजाद की है। 5 सर्टेनिटी जो है ये बाकायदा एज ए प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिटेड है। इसकी पहली सर्टेनिटी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR विदाउट और गोइंग टू द थाना, एंड इट शुड बी लीगली एक्सेप्टेबल FIR। और उसी ब्रेथ में हम कहते हैं, उसी सांस में ये कहते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द कंप्लेनेंट फॉर लॉजिंग फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एंड एग्जैजरेटेड FIR। क्योंकि जैसे ही आप कोई जो है ना किसी को कोई सुविधा देते हैं, तो हमारे भारतीयों का जो वैल्यू सिस्टम और दिमाग का जो है ना खुचरतन है, वो जो है फर्जी FIR करके अच्छे लोगों को त्रस्त करने के लिए ज़्यादा यूज़ होगी। लिहाजा उनको भी सपेटने के लिए पूरी व्यवस्था है। और जो सर्टेनिटी ऑफ FIR है, इसके 4 इंग्रेडिएंट होते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट होता है कंटेंट, दूसरा इसका इंग्रेडिएंट होता है कि उसमें सेक्शन अप्लाई हो कि क्या वायलेशन हुआ। तो क्राइम हैज बीन कमिटेड अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस एक्ट, तो ढेर सारे एक्ट है, राइट। देन तीसरा कंपोनेंट है उसका सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट, और चौथा कंपोनेंट है सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी SHO, राइट। और SHO के बाद जो है ना सेक्शन 154(3) के तहत 154(3) के तहत जो है SP हो सकता है, 156(3) के तहत कोर्ट हो सकती है, 482 के तहत जो है हाई कोर्ट हो सकती है, और PIL एंड कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। तो हमने जब सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कही है, ये कहते वक्त हमें पूरा आभास है कि हमारा तंत्र जो है वो FIR दर्ज करने में कि उसको कोई रुचि नहीं है। यही कारण है कि सेक्शन 39 में सभी व्यक्तियों पे जिम्मेवारी डालने के बावजूद कि उसे जो है यदि सगे अपराध के जो यदि वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसे जेल भेजा जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में एक भी ऐसा ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है जो सेक्शन 39 के वायलेशन में। क्यों? क्योंकि जो पुलिस खुद ही जो है FIR दर्ज ना करना चाहे, वो कोई दूसरा रिपोर्ट ना करे, इसके लिए उसको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो उसमें जो है ना किसी को जेल भेजेगी, राइट। तो हमने जो सर्टेनिटी ऑफ FIR की बात कही है, या सर्टेनिटी ऑफ प्रोसिक्यूटिंग फॉर द फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड FIR कहा है, इसमें हमने 4 मॉडल रखे हैं, क्योंकि हमें जो है ना सिस्टम को कहीं ना कहीं विवश करना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम तो आंकड़े छिपा के क्रेडिट लेने में ज़्यादा रुचि रखता है। सिस्टम जो है यदि सही आंकड़े बढ़ जाएंगे, और यदि अज्यूम करिए
कि हम 20% ही यदि FIR दर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस दिन हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें सभी FIR दर्ज करना है, इसका मतलब है हमारा क्राइम जो है ना 500% बढ़ेगा। कौन राजनेता जो है ना इस बात को स्वीकार करेगा कि उसका क्राइम 500% बढ़ जाए? अपोजिशन पार्टी उसी के खिलाफ जो है शोर मचाएगी कि साहब जो है ना यहाँ तो जो है ना चारों तरफ क्राइम हो रहा है, ये तो सरकार फेल हो गई है। तो एक ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि प्रशासन जो है ना बेबस फील करता है, नेता भी बेबस फील करता है, और पूरी जो चौकड़ी है और पूरा सिस्टम जो है वो अपराध के ना पंजीयन के चारों तरफ जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसके लिए हमने जो है कानून का सहारा लिया है पहले, क्योंकि पहले जो है ना यूजिंग द लॉ टू मेक इट हैपन, और उसमें सबसे पहले हम जो है सेक्शन 39 का यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो है पोर्टल बेसिकली 30 तारीख को पिछले महीने में होना चाहिए था, कुछ लेट हो गया है, शायद 10-15 दिन में या इस महीने के अंदर शायद लॉन्च हो जाएगा। और हमारा प्रयास ये है कि हम स्मार्ट कंटेंट कलेक्ट करके हमारा CFB डिजिटल का पोर्टफोलियो के तहत इट विल गो टू द SHO एंड इस भाषा में उससे बात करेगा कि यह मुझे संज्ञान अपराध जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे नॉलेज में आया है, संज्ञेय अपराध मेरे नॉलेज में आया है, ये हम आपके पास भेज रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन 39 CRPC के तहत हमारी जिम्मेवारी है, और ये हमारी विशेष जिम्मेवारी है, साधारण जिम्मेवारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसे आपको नहीं बताएंगे तो आप मुझे जेल भेज सकते हैं, और ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट, तो लिहाजा ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और इस कंटेंट पे FIR दर्ज करना आपकी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको कॉल करता हूँ आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन करने के लिए कि हे थानेदार 154(1) के तहत कृपया आप FIR दर्ज करें। यदि आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तो आपको इस बात के लिए, आपके इस जो है ना नेग्लिजेंट एक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस भाषा में जब पहुंचेगा, क्योंकि अभी तो हम हाथ पैर करते हैं कि कृपया विचार करें, कृपया प्रार्थना है, तो वो जो है ना अपने आप को लॉर्ड मानता है। हम वहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो लॉर्ड नहीं है, ही इज हैविंग ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने 5 या 6 जजमेंट दे दिए हैं, प्रिंसिपल जजमेंट दे रहे हैं लगातार वो, जिसका सम टोटल ये है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो थानेदार को और पुलिस को FIR दर्ज करना ही होगी। पुलिस इज हैविंग नो डिस्क्रिशन। और फिर उसमें छोटी सी विंडो दी है कि यदि आप कंटेंट से लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो यू कैन कंडक्ट द इंक्वायरी, बट द इंक्वायरी शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन द पॉइंट कि वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज हैपन और नॉट। सो आप उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आप क्या जांच करेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ कि नहीं। एंड द मोमेंट यू कम टू दिस कंक्लूजन कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू, you register the FIR under section 154(1). अब जो है ओवर द पीरियड हमने बड़ा डिस्टॉर्शन कर दिया है। अब एज ए वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास आते थे तो शायद हम भी उस समय बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं, हम लोग भी लिख देते थे फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। मेरा सोचना है कि पुलिस विभाग में इंक्वायरी एंड रिपोर्ट इज ए इलीगल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि पुलिस के में जो भी पावर है वो थानेदार के, और जितने भी वरिष्ठ अधिकारियों के पावर हैं वो थानेदार के पावर से ड्रॉ होते हैं, और वो सेक्शन 36 CRPC से ड्रॉ होते हैं, जो कहता है कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो SHO के पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 36। मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है कानून में? नहीं, सबसे ज़्यादा पावर है SP के पास, ठीक है ना, वो हम बताएंगे, क्योंकि SP अपना पावर सेक्शन 36 से ड्रॉ नहीं करता, SP अपना पावर सेक्शन 154(3) से करता है। तो थानेदार अपना पावर 154(1) से ड्रॉ कर रहा है, वहीं पर जो है ना SP अपना पावर 154 वो सेम सेक्शन के सब क्लॉज 3 से ड्रॉ कर रहा है। और उसमें इतना अच्छा कानून बनाया गया है कि उन्हें मालूम था कि ये नेता जो है ना सब थानों पे कब्जा कर लेंगे, तो SP यदि चाहे तो वो खुद कॉग्निजेंस ले सकता है, और वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को वो अपराध जो है मार्क कर सकता है, ठीक है ना। क्या मतलब निकला कि जिस भी सबऑर्डिनेट को, तो उसमें केवल 2 ही क्लॉज है कि नंबर 1 उसका सबऑर्डिनेट होना चाहिए,
राइट। और जैसे ही वो मार्क करेगा, सेक्शन 154(3) कहती है कि जो केस आपने दे रहे हैं उसको, उस केस में ही विल गेट ऑल द पावर ऑफ एसेट। तो जो आपने यदि एज्यूम करिए कि अपने कार्यालय की हवलदार को इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया, तो वो हवलदार जो है ना, फॉर दैट केस ही विल बिकम SHO एंड ही नीड नॉट टू गो एनीबडी फॉर दैट पर्पज। वो चाहे तो अपने सिग्नेचर में संज्ञान भी ले सकता है और अपने सिग्नेचर से चालान कर सकता है, क्योंकि फॉर दैट केस अंडर सेक्शन 154(3) he is having all the power of SHO, all the legal power of SHO। तो ये बहुत पावरफुल सेक्शन है। और जो सीनियर ऑफिसर हैं राइट अप टू द DG, they are drawing their power of SHO अंडर सेक्शन 36 ऑफ द CRPC, जो कह रहा है कि जितने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, दे कैन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द SHO, दैट इज द सेक्शन 36। और बाकी सर्टेनिटीज आप बता रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, लंच के लिए बोलो। हाँ हाँ, बोल दिया जाए। अच्छा, अब जो है ये अपन ने अभी बात इस तरफ से ये अपन ने बात कही अभी, दैट इज 1 सेक्शन 54 की, ठीक है ना। फिर अपन ने 154(3) में SP के पावर की बात कर दी है। अब अज्यूम करिए यदि पुलिस तंत्र नहीं सुनता है, तो कानून ने व्यवस्था की है कि यदि पुलिस ना सुने तो 156(3) में आप जो एरिया, जो मजिस्ट्रेट हैविंग द ज्यूरिडिक्शन, तो ज्यूरिडिक्शन कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 190 CRPC। तो 190 CRPC में जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है, 156(3) में वो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश दे सकता है कि आप FIR दर्ज करें। दिस इज द पावर हैज बीन कन्फर्ड टू द मजिस्ट्रेट। और 156 के तहत जो पावर दिया गया है, वहाँ पे नॉर्मल कोर्स में मजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफियर विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस, दिस इज द लॉ। लेकिन 156(3) में द मजिस्ट्रेट कैन गाइड एंड सुपरवाइज, क्योंकि पुलिस ने अपनी इच्छा से तो दर्ज किया नहीं है, तो सिस्टम को अप्रहेंशन है कि मालूम नहीं पुलिस की ढंग से विवेचना करेगी कि नहीं करेगी। तो 156(3) के तहत जो संज्ञान कोर्ट के न्यायालय के आदेश से लिया गया है, उसमें कोर्ट न्यायालय जो है ना, ये भी देख सकती है कि उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अन्य केसेस में वो कब देखती है? जब उसके सामने जो है ना, या तो चालान पेश होता है तो जब वो संज्ञान लेती है, या FR होता है तो FR को भी स्वीकृत करती है मजिस्ट्रेट, तो वो उस समय वापस कर सकती है कि नहीं, हम आपसे सहमत नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन बीच के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पावर 0 है। 156 CRPC के तहत जो उसने आदेश दिया है यदि FIR दर्ज करने का, तो उसको सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन के पावर्स ऑटोमेटिक सुमोटो मिल जाते हैं, राइट। फिर जो है ना, नेक्स्ट सेक्शन है 482, तो उसमें हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो डायरेक्ट कर सकती है फॉर फैसिलिटेटिंग द जस्टिस सिस्टम, तो वो FIR को रजिस्ट्रेशन का आदेश 482 के तहत दे सकती है। और फाइनली जो है, सिस्टम में अप्रोच इन सिलेक्टिव केसेस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बिजी रहती है, तो जहां लगता है कि बहुत ग्लेयरिंग केस हुआ है, वहां क्राइम फ्री भारत विल बी अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट अंडर द PIL और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन कि देखिए आपके आदेश का पालन नहीं किया है, तो आप जो है ना कॉन्टेम्प्ट का कॉन्विजेंस लो। तो ये हो गया है लीगल अकाउंटेबिलिटी। फिर मैंने दूसरी अकाउंटेबिलिटी की बात कही थी, वो कही थी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो यदि आपके थानेदार ने केस रजिस्टर नहीं किए, तो विक्टिम तो एक केस के बारे में कह रहा है, CFB तो कहेगी कि साहब इसने इस केस में नहीं किया है और इसके पहले 500 में और नहीं किया है। तो आप चूंकि इसके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, तो आपके सबऑर्डिनेट ने अपना प्रशासकीय काम ठीक ढंग से नहीं किया है, तो आप प्रशासकीय तौर पे इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं पूरे 501 केसेस में, राइट। अब अज्यूम करिए कि DIG ने या नहीं वो जिम्मेवारी पूरी की, तो IG के पास जाएगा कि तुम्हारे DIG को बताया था, उन्होंने नहीं किया, आप IG हैं, ये आपका भी प्रशासकीय जिम्मेवारी है। फिर एडिशनल DG के पास जाएगा, फिर DG के पास जाएगा, फिर होम डिपार्टमेंट के पास जाएगा, राइट। और यदि अज्यूम करिए आप इग्नोर करेंगे, तब तक तो यहाँ तो संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी 500 कह रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद 1000 हो जाएगा, फिर जो है ना 1500 हो जाएगा। तो कभी ना कभी सिस्टम तो अपने आप को अकाउंटेबल फील करेगा, राइट, क्योंकि नहीं तो कागज का वजन में कभी ना कभी तो दब जाएगा, राइट। स्पेशली
यदि सरकार के ही तुम जो अभी तक कृपा पात्र हो, वही तुमसे नाराज हो गई, तो उसे ये बुलंदा बड़ा काम आएगा आपको सस्पेंड करने में, आएगा कि नहीं आएगा? और कभी ना कभी तो नाराजगी हो ही जाती है, ठीक है ना? तो प्रशासकीय कारण होता है, फिर होता है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब बुलंदा अपोजिशन लीडर के पास क्वेश्चन बना के भेजा जाएगा कि उस बेचारे को तकलीफ नहीं देंगे। तो उसको तो बारूद मिल गई है, सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन मेंबर को जो है एमएलए को एक बारूद मिल गया है। तो वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि आप थानेदार को सस्पेंड करोगे कि नहीं करोगे, फलाने के खिलाफ करोगे कि नहीं करोगे, आप कितनी मोटी वो करोगे। इसके बाद जो है सिस्टम जो है इसको कलेक्ट करके इट विल सेंड इट टू द गवर्नर, और गवर्नर से कहा गया जाएगा उससे कि भैया तुमको हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट को, जिसका सम टोटल ये है कि शासन की व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। दिस इज द ओनली योर जॉब। और आपको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि 568 है, 568 ही आर्टिकल, आई थिंक 568, चेक कर लेंगे आर्टिकल, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी जो है ना, हाँ मेरे ख्याल से 568 है। तो उसके तहत जो है ये प्रावधान है कि यदि कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं यदि काम कर पा रही है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राइट। और गवर्नर से यह अपेक्षा की जाती है कि वो प्रेसिडेंट को लिखे कि ऐसी सरकार को डिसमिस कर दें। 356 है, 356, हाँ। तो 356 में जो है आर्टिकल 356 में, तो फिर जो है वो पुलंदा जो है ना गवर्नर महोदय का भेजा जाएगा पूरा आंकड़े के साथ कि देखिए साहब इन 5000 केसेस में जो है FIR दर्ज नहीं की गई है, आपके प्रशासकीय वालों ने भी नहीं किया, इतने ढेर सारे क्वेश्चन पूछेगा तभी कुछ नहीं किया, इसका मतलब है इट इज ए टोटल फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आपसे जो है ना हर महीने रिपोर्ट भेजी जाती है, आप भेज दीजिए भाई साहब। अब गवर्नर महोदय तो पोस्ट ऑफिस से वो तो ऐसा कुछ करने से रहे, तो सर PIL लगाई जाएगी कि साहब ये गवर्नर महोदय के मामला भेजा था, इन्होंने तो रिपोर्ट भेजी नहीं है, आप ही इनको डायरेक्शन दे दीजिए। तो कभी ना कभी तो ये मोटी खाल जो है ना कंट्रोल में आएगी। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे जैसे आपका पुलंदा भारी होता जाएगा, तो कहते हैं कभी ना कभी तो पाप का घड़ा भरेगा। और जो सरकार जिस संविधान के तहत आई है, उसी संविधान के तहत यदि एक सरकार को भी हम डिसमिस करा लेंगे, उस दिन जो है ना कानून का राज स्थापित हो जाएगा। अभी कानून का राज स्थापित नहीं। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अब मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये चारों व्यवस्थाओं के तहत जो क्राइम फ्री भारत अपने मॉड्यूल में दे रही है, आपको नहीं लगता है कि क्राइम फ्री भारत को कोई भी सरकार आने वाले 2-3 साल के अंदर सामना करने की स्थिति में नहीं रहेगी? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये उसकी सामर्थ्य के बाहर होगा कि वो क्राइम फ्री भारत को नजरअंदाज करे। आगे चल के क्राइम फ्री भारत का मेमो पहुंचेगा तो थानेदार को करंट लगेगा, वो चक के खड़ा होकर FIR दर्ज करेगा कि साहब जैसे हमें सस्पेंड थोड़ी होना। यदि उसके पास कोई विधायक का फोन आएगा तो वो कहेगा साहब जो ना CFP ने भेजा है साहब, हमें मरना नहीं है। Am I right? नहीं, do you agree with this connotation? करेक्ट, उससे मुझे रोशनी तो बहुत दिख रही है। इट इज सर्टेनली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। क्योंकि अभी जो है ना आपको हवलदार रमेश सिंह सिर्फ इसलिए भगा पा रहे हैं क्योंकि यू आर इंडिविजुअल। व्यवस्था को भगाने की तो किसी में हिम्मत नहीं है, और वो व्यवस्था इतनी पावरफुली कंसीव की गई है कि हर चीज़ को डेट टाइम लोकेशन से स्टैम्प कर रही है, उसको टैग कर रही है विद द एडमिसिबल सर्टिफिकेट, विद द जो है ना इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, विद द चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट। आप उसे कभी डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि इट इज मैनिपुलेटेड, क्योंकि मैनिपुलेशन का स्कोप ही नहीं है। इट इज कैप्चर्ड एंड लॉक्ड एट दैट मोमेंट ऑफ दैट। तो वो तो सार्वभौमिक सत्य बन जाएगा। आपको सर्टेनिटी नंबर 1 पे जो है उसको आपको कुछ विश्वास जगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं सर्टेनिटी 2 के बारे में बताता हूँ। सर्टेनिटी 2 कह रही है कि मैं अब पुलिस की मदद करूंगा, और वो कह रहा है कि बड़े
विद्वान पुलिस की जरूरत नहीं है। सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को मैं इतनी शक्ति प्रदान करूंगा कि वो 100% केसेस को डिटेक्ट कर पाए। अभी जो कानून की हमने 2 दिक्कतें बताई थी कि जो है ना पुलिस जिस भी बयान को दर्ज करती है वो केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है, कॉन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। इन कमियों को भी सीएफबी पूरा करेगा, क्योंकि सीएफबी विल सेंड इस वॉलंटियर। सीएफबी जो भी वॉलंटियर्स से भेजेगी और जो भी वो विटनेस से बात करेगा, दैट विल बी, जैसे एफआईआर दर्ज हो रही है ऐसे ही जो है ना वो भी दर्ज होगा, वो भी डेट टाइम लोकेशन से वो हो जाएगा, एंड देन इट विल बी सेंड टू द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। दैट कंटेंट विल बी नॉट, दैट विल बी रिलायबल कंटेंट। और वो जो सीएफबी वॉलंटियर है वो कहेगा कि मुझे ये निर्देश मेरे सीएफबी से मिला है, तो ही कैन नॉट बी जो है ना, नोबडी कैन इम्प्यूट द मोटिव कि वो जानबूझ के जाके उसने अपने तरीके से बयान लिया। और एनीवे दैट विल बी दैट ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑल काइंड ऑफ विल बी देयर। और उसमें जो है ना विटनेस टू द प्रोसेस भी क्रिएट किए जा रहे हैं। तो जैसे हमने एफआईआर में विटनेस टू द प्रोसेस क्रिएट किए हैं। कैसे किया है? एक तो जैसे मान लो लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है तो कंटेंट विल गो टू दैट लैंग्वेज। सो ही विल से कि मेरे पास आया था और मैंने ये इंटरप्रिटेशन किया है और अपने सिग्नेचर कर देगा। सो ही विल बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस। अब जो है सेक्शन जो है ना कौन लगा रहा है उसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहा है। लेकिन हम जानबूझ के एक और विटनेस हम एफआईआर का क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको लीगल वॉलंटियर के पास भेज दे रहे हैं, जो कहेगा कि मुझे सीएफबी से कंटेंट आया, मैंने इसको पढ़ा और इनमें से इन धाराओं का अपराध होता है, मैं पाता हूँ, और वो अपने सिग्नेचर करता है। सो ही हैज बिकम वन ऑफ द अगेन जो है विटनेस टू द प्रोसेस, राइट। देन जो है एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना जो सीएफबी का वॉलंटियर जाएगा, ही विल बी द नियरेस्ट वॉलंटियर। सो ही विल बी विटनेस टू द विक्टिम। वो विक्टिम को, अपराध को होते हुए उसने नहीं देखा, लेकिन विक्टिम के जो हालात है उसको तो देखा है। तो वो एफआईआर के बाद कहेगा कि मैं जब आया था तो विक्टिम की ये स्थिति थी, वो एक स्टेटमेंट अपना भी रिकॉर्ड कर देगा। और उसके पास जो है 3D एनेक्सेस होंगे उसके मोबाइल में, तो ही कैन टेक द 3D पिक्चर्स आल्सो, राइट। तो वो जो है ना आपकी जितनी भी इंजुरीज है तो उसका पूरा मेजरमेंट डेप्थ से लेके, तो इवन वो डॉक्टर जो गड़बड़ी करता है वो भी नहीं कर पाएगा। फिर इसी में जो 3D एनेक्जर लगा रहेगा और एडवांस सॉफ्टवेयर होंगे, तो दे विल कैप्चर फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट गोइंग टू द क्राइम ऑफ सीन, मतलब अंदर बिना घुसे हुए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, जो दैट विल जो है ना मेक कि पुलिस या फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी चीज़ों को नेगेटिवली मैनिपुलेट करने की जो उनकी क्षमता है, दैट विल बी वेरी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% खत्म हो जाएगी, बट इट विल बी वेरी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, राइट। फिर जो है हमारा पुलिसिया ज्ञान उसमें जा रहा है, एंड देन वी विल से कि इसका एविडेंस हमें और कहाँ मिल सकता है, बैंक में कहाँ मिलेगा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में कहाँ मिलेगा, रिजर्वेशन में कहाँ मिलेगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कहाँ मिलेगा, यदि आपका व्हीकुलर मूवमेंट है तो व्हीकल मूवमेंट में कहाँ मिलेगा। और फिर वो जो है ना ये भी करेगा कि इट विल गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने पहले कहा है कि कैप्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द सीसीटीवी IoT डिवाइसेस विल बी गिवन टू द पब्लिक। और इसका जो गेस्टेशन बढ़ता जाएगा, तो सिस्टम विल से कि हमें पहले कहाँ चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, हम उन लोगों के पास जाएंगे कि भैया तुम लगा लो, क्योंकि यहाँ पे हमें कैमरा चाहिए, यहाँ पे हमें IoT डिवाइस चाहिए। और हम जो है ना स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगवा भी सकेंगे, क्योंकि जो है ना वी कैन नेगोशिएट विद द पार्टीज एंड मोस्ट रीजनेबल द बेस्ट स्पेसिफिकेशन कुड बी इंस्टॉल विद नो टाइम। और जो कैप्चरिंग है इसके लिए उनको रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे। सो इट विल बिकम ए काइंड ऑफ ए रेवेन्यू अर्निंग इंसेंटिव फॉर द कैप्चरर, एंड दैट विल बी सो पावरफुल कि आप वी विल बी इन प्रोसेस विल बी क्रिएटिंग ए डिजिटल चतुर्थ। अभी देखिए शासन की व्यवस्था कई बार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो कुछ लोग अपने आप को जो है ना मठाधीश मानते हैं और कानून के ऊपर मानते हैं। जब उनके पास 91 CRPC का नोटिस होता है तो उसे कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन CFB का बैकएंड इंजन जो है ना वो मजिस्ट्रेट से वारंट जारी करा के उसके सर्च कराने में भी मदद करेगा। तो वो जो है इन मठाधीशों का भी हट तोड़ेगा, और इट विल कैप्चर ऑल एविडेंसेस वेयर एवर दे वर सिटिंग, जो हमारे ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के दिमाग में नहीं आएगा। वो जो है CFB का जो बैकएंड इंजन इन्वेस्टिगेशन लीड क्रिएट करके और थानेदार को क्या रिक्विजिशन करना है वो उसका मेमो बना के भी दे देगा। तो यदि इसके बावजूद भी
हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यदि वो काम नहीं करता है तो कल हम उसकी प्रशासकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करने के लिए भी, जैसे अपने FIR के लिए किया है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लेंगे। भैया हमने तो इसको इन्वेस्टिगेशन लीड दी थी, या तो ये बताए कि इसने किस कारण से मेरी इन्वेस्टिगेशन लीड नहीं मानी है, और नहीं तो जो है इसकी जिम्मेवारी निर्धारित करें। तो हमें एक अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पुलिस क्रिएट करना है। इस जवाब से आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं कि certainty of the detection even through the most ordinary police officer would be possible with the participation of the technology, with the participation of the CCTV, IoT devices and police and all other stakeholders. मतलब आपको कुछ हमारी बात से कुछ विश्वास सा जागा है या नहीं जागा? हाँ, विश्वास जागा है। इसमें सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट जाना है। अब इन्वेस्टमेंट की बात अपन अलग से करें, क्योंकि वो एक अलग विषय है। यदि आप मीठी चाय पीना चाहते हैं तो शक्कर तो डालना पड़ेगी। अब शक्कर जो है ना की जगह गुड़ भी हो सकता है, वो अपन इसमें हार्डवेयर और डेटा माइनिंग और इन चीज़ों में अब वो हम बाद में बात करेंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन यदि चाहें तो तीसरी सर्टेनिटी की बात कर सकते हैं, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। हमने इसको पहले हम इसको सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन कहते थे, लेकिन स्लोली जो है हमने इसको चेंज करके सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस लेके आए हैं। मेरा ये मानना है कि सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन मे नॉट बी ए राइट स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंस जो है वो छदम तरीके से झूठे कायम कराए जाते हैं, और यदि हम उसमें कन्विक्शन करते हैं तो वी आर सर्विंग द पर्पज ऑफ द रॉन्ग पीपल। तो वी विल डू द सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, और जहां ये समझ में आएगा कि गलत FIR दर्ज की है तो ना केवल जो है ना रॉन्ग FIR वाले का, बल्कि सिस्टम ने जिसने भी उसकी मदद करके उसे चालान कराया है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेट करके उसी कोर्ट ऑफ लॉ में फिक्स की जाएगी, एंड देन दे विल बी पनिश्ड। इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR विदाउट गोइंग टू थाना, इसमें मेरा कहना है कि कोर्ट ट्रायल विदाउट गोइंग टू कोर्ट। तो इसके लिए वर्चुअल कोर्ट होंगी। वर्चुअल कोर्ट का ही हमने दूसरा नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल सिस्टम, जिसमें अभी जो पूरे सिस्टम में विटनेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसको बहुत मॉल ट्रीट किया जाता है। उसके लिए जो समन्स वारंट भी जारी किए थे उसके लिए बड़ी फिल्थी और डेरोगेटरी लैंग्वेज में होंगे, और वो 10 बार आके जो है ना कोर्ट में चला जाए उसकी गवाही नहीं होगी, और मालूम पड़ा कि 11वीं बार जो है ना जब वो नहीं आया तो आप उसके बाद वारंट जारी कीजिए, और उसमें लिख दिया जाएगा कि हथकड़ी लगा के पेश किया जाए, मतलब उसमें भी उसकी इंसल्ट की जाए। ये तो अंग्रेजों के ज़माने में तो बात समझ में आती थी, क्योंकि ह्यूमिलिएट करना बात वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। स्वतंत्र भारत में भारत के नागरिक को, वो भी विटनेस को ह्यूमिलिएट करना कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। व्हाई आर वी नॉट चेंजिंग आवर सिस्टम? तो क्राइम फ्री भारत इज ब्रिंगिंग द ड्यू रिस्पेक्ट। इट इज गोइंग, मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्शंस के तहत आपको ये केस जो है ना 3 दिन में 5 दिन में लगाना है। नाउ दीज आर द चार्ट, आप कौन सी डेट में लगाना चाहते हैं, राइट? या उसके पहले वो विटनेस के पास जाएगा कि देखो इस वीक में जो है ना एक केस लगने वाला है, डू यू हैव एनी सच जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, देन यू प्लीज सबमिट योर जो है ना दोज डिटेल्स, राइट? एंड सिस्टम विल एग्जामिन, यदि वो डिटेल से सेटिस्फाई होता है तो आपको वो डेट ब्लॉक कर देगा। वो मजिस्ट्रेट को वो डेट जो ना देने की जो ना पावर ही नहीं रहेगी। देन उस कंटेंट को लेके नाउ कन्वीनियंस ऑफ द विटनेस वी हैव कैप्चर्ड फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू द मजिस्ट्रेट। अभी पुलिस का जो है ना कोर्ट मार्शल बैठ के जो है ना समन्स वारंट बनाता है, फिर जो है ना वो कोर्ट मार्शल गायब, राइट? कौन करेगा? सीधा मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं करना है, टिक मारी उसने इस डेट पे करना है, और वो जो उसको जो भी ऑप्शन है कि समन्स वारंट जो भी जारी कर उसने उसको टिक किया, वो उसका क्रिएट कर देगा, वो दूसरा जो है ना उसमें OTP वेरिफिकेशन देगा, उसमें सिस्टम की सील लग जाएगी, वो क्राइम फ्री भारत के पास पहुंच जाएगा। क्राइम फ्री भारत विल बी एग्जीक्यूटिंग दोज समन्स और वारंट थ्रू CFB वॉलंटियर, जिसके लिए उनको रेवेन्यू भी मिलेगी। तो यदि हम आज जो है ना रात को जो है ना 8 बजे भी जारी करते हैं तो कल जो है ना उसमें संभव है पेशी। एंड क्राइम फ्री भारत बिलीव that we will be doing the 24-hour court trials। और आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके लिए इतने मजिस्ट्रेट कहाँ से आएंगे? तो जो इतने ढेर सारे लोग हैं उनसे जो है ना एप्लीकेशन लेके
उनको जो है ना कुछ ट्रेनिंग दे के आज के वर्तमान पावरों के तहत हम उनको एडॉक जज जो है ना डिक्लेयर कर देंगे, और दे विल गेट नॉट द सैलरी, दे विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर वट एवर वर्क दे. So it will not be creating any extra burden, and they will also be, so round the clock prosecution will continue, and CFB is targeting कि हम 15 दिन में न्याय निकाल के देंगे इसमें से बाहर. और इसके पीछे ये है कि 7 दिन में जो है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे और 15 दिन में न्याय देंगे, तो 1 महीने में जिसने अपराध किया है वो जेल में पहुंच जाएगा. तो अभी समाज में जो अपराध एक रेंट सीकिंग बिहेवियर है, क्राइम इज ए प्रोवाइडिंग वेरी रिच इंसेंटिव टू कमिट क्राइम, वो इंसेंटिव विल एवोपरेट. इसको हमने तीसरी सर्टेनिटी कहा है, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन और सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस. अब अपन आते हैं चौथी सर्टेनिटी, वो सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन है. तो चारों तरफ के इकोसिस्टम में थ्रू द ऐप with the participation of 137 crore people, with जो है ever increasing gestation of the IoT and CCT devices reaching to the digital Chitragupta or National Authority for Scientific Technical Assistance, and locking each evidence with the date, time and location, and with the protecting with the hash value, thus making it infallible in court of law, right? वो सिस्टम जो है ना आपकी हर चीज को जो है ना 360 डिग्री में कैप्चर कर रहा है. उसे मालूम है कि मिस्टर मदन पानिया का जो चश्मा है वो किस डिग्री से कैसा दिखता है, चेहरा कैसे दिखते हैं. तो यदि उसको कोई छोटा सा हिस्सा भी पकड़ में आ जाएगा तो भी वो डिटेक्ट कर पाएगा कि ही इज मिस्टर पानिया. ही विल नो कि आप कब क्या कपड़े पहनते हैं, ही नो हाउ यू वॉक, व्हाट इज योर फेस एक्सप्रेशन. जब आप खुश होते हैं तो कैसे होते हैं, जब आप हिंसक मोड में होते हैं तब आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है. क्राइम करने के लिए आपकी टाइमिंग, एसोसिएशन, हर चीज अलग होगी. उन एट्रीब्यूट्स को कैप्चर कर रहा है तो सिस्टम विल कम टू नो, हे नाउ मिस्टर मदन इज गोइंग टू कमिट क्राइम. ही इज मूविंग विद दीज 4 एसोसिएट्स इन दिस व्हीकल. द फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर जो है ना एट्रीब्यूट सजेस्टिंग दे मे बी आर्म्ड विद द लीथल गन. नाउ द सिस्टम विल एक्टिवेट those volunteers, those who have been prepared to handle you when you are armed with those lethal weapons. Ill prepared intervention नहीं. CFB का मानना है विकास दुबे के केस से CFB ने सीखा है कि उसने 8 पुलिस वालों को शूट कर दिया. तो जब 8 पुलिस वालों को शूट किया तो क्राइम फ्री भारत को लगा कि अरे ये तो वही बात हो गई कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है. तो CFB ने कहा नहीं, मुझे शेर पकड़ने से बड़ा परहेज है भाई, अब शेर को नहीं पकड़ते, हम कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़े. भैया तेरी गली में नहीं पकड़ेंगे, और जब कभी सबक सिखाने के लिए पकड़ेंगे तेरी गली में तो शेर की तैयारी से जाएंगे. फिर विकास दुबे जैसे छुट्टे लोग जो है 8 पुलिस वालों को शूट नहीं करते. एंड नाउ जो है यू विल बी स्लोली, हो सकता है कि जैसे डाटा गैदरिंग बढ़ती जाएगी, यू विल एग्री कि पहले चाहे 50% को ब्लॉक कर पाएँ, 6-8 महीने में, 1 आध साल में ही हम 80-90% को इसको ब्लॉक कर लेंगे. और जिनको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे उनको जो है इमीडिएटली इट विल बी रजिस्टर्ड, इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड विद इन ए मंथ. हेंस इट विल बी जनरेटिंग लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम. आज की जनता जो है वो दूध की जली छाछ को भी फूक फूक के पीती है. तो आज की जनता को हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई तुमने कोई गलती की है. समवेयर इट इज अवर जो है इकोसिस्टम विच इज क्रिएटिंग दोज काइंड ऑफ द सेंटिमेंट्स. यही कारण है कि लोगों को लगता है कि थाने में जाएंगे तो बात नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे. एंड आई फील कि जो मॉब लिंचिंग, मॉबोक्रेसी जो होती है, दैट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ दिस फीलिंग, जहाँ उसको लगता है कि सिस्टम इज इनएडुकेट टू हैंडल माई थिंग्स, और उसको लगता है कि सभी दुष्ट मिले हुए हैं. Then sometime even taking law in hand the people behave differently. लेकिन यदि जब आपका SOE का सिस्टम बन जाएगा तो आई फील कि द रिएक्शनरी क्राइम विल आल्सो नॉट हैपन, बिकॉज यू फील कि 1 महीने की तो बात है, लेट्स रिपोर्ट इट. और रिपोर्ट करने के लिए भी आपको किसी के पास नहीं जाना है, तो आपको ये भी डर नहीं है कि थाने में आपसे कौन कैसे पेश आएगा. आप तो थाने जाना ही नहीं है आपको, ठीक है ना. और विथ सर्टेनिटी जो है 1 महीने में निकाल भी हो जाएगा. तो
वर्तमान जो अपराध एक अपने आप में बड़ा एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, इट इज़ द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आप किसी को फ़ोन करो, एक खोखा आ जाए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि एक फ़ोन से जो है ना एक खोखा पैदा करता हो, राइट? सो एट द मोमेंट द क्राइम इज़ द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इफ आई एम अलाउड टू से सो, जिसमें पूरा सिस्टम जो है ना भागीदार है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे राजनेता हो, एंड उस बूटी को जो है ना मोस्ट जो है ना वाइब्रेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उसमें सभी लोग जो है ना अपना अपना हिस्सा खा रहे हैं। जो हमने इबादत लिखी है, आपको लगता है कि वो प्रभावी होगी? आपको कुछ संशय हो रहा है क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ भी ये अभी आपके CFP क्वेश्चन के पहले मुझे लगता है कि एक सेक्टर और रह गया है। हाँ। तो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है ना सर्टेनिटी के साथ जो है ना रोक पाएंगे, तो क्या क्राइम फ्री भारत आ जाएगा? और मेरा अपना सोचना है कि नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि रे यदि नहीं आएगा तो इतनी देर तक हमारा समय खराब क्यों किया आपने? देखिए, यदि बाहर के हालात जेल के हालात से ज़्यादा खराब होंगे किसी व्यक्ति के लिए, यदि उसे लगेगा कि जेल हम जाएंगे तो हमारे ऊपर एक छत होगी, हमें 2 जून का खाना मिलेगा, हमें देखने के लिए डॉक्टर होंगे, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए टीवी होगा, हमें खेलने के लिए गेम होंगे, हम जो थोड़ा बहुत काम करेंगे उसका पैसा भी जो है ना हमको मिल जाएगा, देन पीपल विल कमिट द क्राइम टू गो टू जेल। क्राइम फ्री भारत के पास जो है ना ऐसे लोगों को रोकने के लिए अभी कोई इबादत नहीं थी कि जो व्यक्ति जेल जाने के लिए अपराध करना चाहे, क्या उसको भी आप रोक पाओगे? तो हमारे पास आंसर था नो। उसके लिए हमने 5th सर्टेनिटी लाई है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जब हमें अपराधी का ये मालूम है कि कौन कपड़ा पहन रहा है, किस गाड़ी में घूम रहा है, जब मुस्कुराता है तो कैसे मुस्कुराता है, जब चलता है तो कैसे चलता है, जब खुशी में चलता है तो कैसे चलता है, जब दुख में चलता है तो कैसे चलता है, जब शराब पी के चलता है तो कैसे चलता है, जब हमें सब कुछ मालूम है तो हम क्यों वेट कर रहे हैं उसके अपराध में? सो द CFB will reach out, will say, hey, why are you committing crime? In any case, committing crime is not an option open to you. तो जेल जाने के लिए क्यों ऑफेंस करना चाहते हैं? हम आपको रिहैबिलिटेट करें। And that's why Crime Free Bharat has come out with a n number of strategy to create wealth, जिससे हमारे किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट करने के लिए हमें किसी सरकार की तरफ ना देखना। तो हम CFB ने जो एग्रो मॉडल, आयुष मॉडल, इको मॉडल, इंफोटेनमेंट मॉडल, ढेर सारे मॉडल्स लाए हैं, वो सिर्फ जो है ना 4थी सर्टेनिटी को कैटर फॉर करने के लिए लाए हैं कि जो क्रिमिनल्स है उसे रिहैबिलिटेट करने के लिए मैं किससे हाथ जोड़ूंगा। आज का इकोसिस्टम तो हमें सुनेगा नहीं। तो ये 5 जो सर्टेनिटी हैं, जब हम क्रिमिनल्स को जो है रिहैबिलिटेट कर लेंगे तो जो नए क्रिमिनल्स हैं वो अकेले बचेंगे, राइट? और वो भी प्रॉम्प्टली जो है ना पकड़ में आएंगे और 1 महीने में ही आ जाएंगे। तो धीरे धीरे इकोसिस्टम वुड बी क्रिएटेड जहाँ पे कि लोग बाग स्वविवेक से क्राइम नहीं करेंगे, और यदि कुछ धोखे से क्राइम हो जाएगा तो हो सकता है वो खुद ही जाके थाने में रिपोर्ट कर देंगे, भैया मुझसे क्राइम हो गया है, आई एम अमीनेबल टू व्हाटएवर द लॉ सेज अबाउट इट, राइट? और यदि वो नहीं भी जाएगा तो सिस्टम इन एनी केस उसको पकड़ लेगा और 1 महीने में उसको सजा कर ही देगा, राइट? एंड एज वी विल बी प्रोसीडिंग इट विल रिसीड द और इकोसिस्टम जो रहेगा जिसमें सेम बैलेंस ऑफ द पीस रहेगा। तो यदि अपराध थोड़ा बहुत एग्जिस्ट भी करेगा तो वो आप परसीव नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। अभी आते जैसे आप बहुत सारी जगहों पे आप जाते हैं तो आपसे वो कहते हैं वहाँ मत जाना दे रहे मैं, वहाँ पे देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ क्राइम। तो ऐसे पॉकेट्स नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पुलिस जो है ना इज नो कैन नॉट गो इनसाइड। ऐसे सब एरियाज के चारों तरफ इतने कैमरे होंगे कि क्रिमिनल तो नहीं रह पाएगा। तो हम एक निर्बल व्यवस्था की बात नहीं करते, एक सबल व्यवस्था की बात करते हैं। और CFB को तो चुनाव लड़ने जाना नहीं है, तो वो किसी को प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत है। तो मदन जी आप बताइए, आपको मेरी बात है मतलब ये यूफोरिया लग रहा है या हमने एक पूरा मॉडल दिया है, उस मॉडल में आपको बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं? क्या 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 देख रहे हैं आप? मैं देखिए, फर्स्ट तो मैं
सर्टेनली ये कमिट करूँगा कि इट इज़ अ वेरी पोटेंट पॉसिबिलिटी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी चीज़ की नहीं आप ये नहीं, हमारा काउंटर क्वेश्चन है कि क्या आज के सिस्टम में, आज के वातावरण में, आज की ब्यूरोक्रेसी में, आज के राजनेताओं में भी जो हमने खाका खींचा है वो एक पोटेंट संभावना है कि नहीं आज के माहौल में? क्योंकि सवाल ये उठता है ना, वो आज हर कोई ये कहता है कि भाई दिस इज इंडिया, इसमें नहीं हो सकता है, तो विदेशों में तो हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो खाका हमने खींचा है वो इंडियन सिस्टम के लिए प्रभावी होगा कि नहीं? होगा ज़रूर। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आपने एक सेंटेंस बोला था बीच में, वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू सफ़र फॉर समथिंग, तभी ये आएगा। दूसरी चीज़ की इट इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस एफर्ट। ये नहीं कि आपने एक जगह पर अचीव कर लिया तो वहाँ पर सिस्टम ख़त्म, ये नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी अ ऑन गोइंग कंटिन्यूअस एफर्ट टिल एटर्निटी। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूंगा, नॉट ओनली इटर्निटी, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का होगा। तो वो अनसुपरवाइज जो है ना उसकी लर्निंग होगी। यदि आज वो 90% लेवल पे एफिशिएंट है तो आज से 3 महीने बाद वो 95% पे अपीयर होगा, फिर आज से 6 महीने बाद वो 99 होगा, आज से 1 साल वो 99.99 होगा, लेकिन फिर भी वो पीछे पड़ा रहेगा। जब वो 100 पे भी पहुंच जाएगा तब भी अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा कि अब तो मैं 100% के मतलब देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि इवन 1% भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी उसके फेल होने। एंड यहाँ पे चूंकि सिस्टम इज ऑटो इम्प्रूविंग इटसेल्फ, लिहाजा अभी हर दौड़ में अपराधी आगे होता है और पुलिस पीछे होती है। इस पर्टिकुलर सिस्टम की दौड़ में सिस्टम आगे होगा, अपराधी पीछे होगा, और अपराधी कभी सिस्टम को नहीं पकड़ पाएगा। अब इस सेशन का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इस प्रेजेंटेशन से, CFB के होने से बहुत लोग प्रभावित होने वाले हैं, और प्रभावित होकर वो ये भी चाहेंगे कि हम इस सिस्टम को ज्वाइन करें। तो मेरा ये सवाल है कि CFB को ज्वाइन करना किस तरह से पॉसिबल होगा? CFB को ज्वाइन करना बहुत सिंपल सा काम है। इसकी चारों तरफ जो है ना इसकी वेबसाइट्स हैं, इसके ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसका वो कर सकते हैं। तो यू हैव टू से दैट कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइट। फिर सिस्टम विल बी कैप्चरिंग योर फुल प्रोफाइल। यदि सिस्टम को लगेगा कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो जब आप उसकी प्रोफाइल ज्वाइन कर रहे हैं उस समय भी आपकी वो ट्रेनिंग कन्वीनियंस को भी कैप्चर करेगा। फिर जब आपके लिए वो ट्रेनिंग अरेंज करेगा तो आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये कोर्स हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वुड इट बी कन्वीनियंट फॉर यू। यदि आपको कन्वीनियंट नहीं होगा तो वो आपको अगले केस के लिए, अगले सेशन के लिए कर देगा। तो इट विल क्रिएट कंपेयर, नॉट ओनली दैट यू गिव यू द अपॉर्चुनिटी बट विल प्रिपेयर यू डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस। यदि उसे संभावना लगेगी कि आप फिजिकली बहुत फिट हैं एंड यू आर एडवेंचरस टाइप, तो वो मोस्ट ड्रीडेड सिचुएशन के लिए आपको तैयार करने के लिए कर सकती है। जब आपको मोस्ट ड्रीडेड चीज़ें के लिए करेगी तो आपका जो फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा वो बहुत पावरफुल होगा। CFB का ये मानना है कि कोई भी चीज़ जो है विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रीम, विदाउट, हम उसको रेवेन्यू स्ट्रीम कहते हैं, विदाउट रेवेन्यू स्ट्रीम इट विल नॉट सस्टेन, क्योंकि ये अर्थयुग है। तो ये अर्थयुग जो है ना किसी दूसरे तरीके से तो चलने वाला नहीं, राइट। तो इस अर्थयुग में हमें अर्थ को ही एक माध्यम बनाना पड़ेगा। सो एवरीवेयर देयर विल बी रेवेन्यू स्ट्रीम एंड सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी मच मोर देन एनी सैलरी, बिकॉज जो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो रही है दैट इज इन प्रोपोर्शन टू द क्राइम, क्योंकि क्राइम का मल्टीपल उसमें कर रहे हैं, राइट। और CFB विल बी ऑल द टाइम विल बी क्रिएटिंग tool, equipment, machinery, software and technology to fill the infrastructure gaps. जैसे क्राइम फ्री भारत का मानना है कि एक्सीडेंट फ्री भारत इज संभव। हमने नितिन गडकरी साहब को एक वीडियो बना के इस बारे में भेजा है। तो हमारा मानना है कि कैसे एक्सीडेंट फ्री भारत संभव, और उसमें पुलिस भी नहीं लगेगी और इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि डेवलपमेंट के लिए हम टैक्सेशन को कम करके जो एक्सीडेंट फ्री भारत की जो रेवेन्यू होगा उससे ही हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। देखिए, एक छोटा सा यदि हम वायलेशन केवल मोटर व्हीकल एक्ट का कैप्चर करें, अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है 2019 का, उसमें 2000 से 25,000 का जो है ना फाइन का प्रावधान है। और ये पहला एक्ट है जिसमें कि यदि लॉ एनफोर्सर
यदि लॉ ब्रेक करता है तो उसे डबल द पेनल्टी का प्रावधान है। इसका मतलब यदि पुलिस वाला उसी ऑफेंस को कमिट करेगा तो उसको 4,000 से लेकर 50,000 तक का जो है ना फाइन लगेगा। अब अपन एक सिचुएशन लेते हैं कि ऑर्डिनरी आदमी हेलमेट और व्हीकल नंबर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को कुछ कर रहा है, राइट। अब अपन ये माने कि क्राइम फ्री भारत का ऐप उसे कैप्चरिंग कर रहा है, राइट। उसने जगह जगह पे जैसे आप पार्किंग यहाँ से की जाए ऐसे ही वो जो है ना कहाँ से अपराध का जो है ना कैप्चरिंग की जाए उसकी एंगल लेके जो है ना वो भी लगा देगा, सिंबल लगा देगा। तो कोई भी बच्चा भी जाकर उस जगह पे खड़ा होके यदि वो उस एंगल पे रख देगा या उसमें स्टैंड बना देगा कैमरे रखने का या मोबाइल रखने का, ठीक है ना। तो वो जो है सिस्टम विल रिकॉर्ड एंड डेट टाइम लोकेशन के साथ उसको स्टैम्प करके इट विल टेक, तो आदमी को नहीं जाना, सिस्टम विल गो फॉर द कंप्यूटर शॉट, पुट योर सिग्नेचर, सिस्टम विल आइडेंटिफाई हु इज ड्राइविंग द व्हीकल और उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए उसे कहेगा हे दिस इज द एविडेंस, इफ यू एग्री ये पेमेंट ऑप्शन है, यू पे द पेमेंट। तो 2,000 उसने पे किए सबसे लोएस्ट के लिए, तो 1,000 कैप्चरर को चला गया और 1,000 सरकार को चला गया। अब 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने के पूरे 137 करोड़ लोग जो है एक बार बटन दबाते हैं, यू नो व्हाट रेवेन्यू विल बी क्रिएटेड फॉर द गवर्नमेंट, 1,37,000 करोड़ रुपए जो है ना क्रिएट हो गए। अब यदि बताओ पूरी जो है ना जनता 10 बटन दबा देती है तो कस्टम एंड एक्साइज जितना भी जो है ना पैसा क्रिएट कर रहा है वो एक दिन में क्रिएट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। कितनी ब्लैकमेलिंग हो रही है। देन वी कैन टेक ए डिसीजन कि कस्टम एक्साइज विल बी नोशनली फॉर द अकाउंटिंग पर्पज में बी 1%, इनकम टैक्स फॉर द अकाउंटिंग पर्पज में बी 1%, एंड हम इनकम टैक्स की जगह ट्रांजेक्शन टैक्स पे चले जाएंगे एंड दैट विल बी सो पावरफुल बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग ट्रांजेक्शन, तो प्रॉब्ली हमारा रेवेन्यू विल बी मोर एंड वी कैन गो फॉर द जीरो टैक्सेशन। आइडियली तो बहुत अच्छा है। नहीं, आपका काम जो है ना आइडियली का सोचने का नहीं है। यू नीड नॉट टू बी हिप्नोटाइज्ड बाय मैथिली शरण को। यू हैव टू फाइंड आउट वेयर आर द गैप्स, यू हैव टू कन्फ्रंट मी विद द सिचुएशन जब ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई कॉस्मिक पावर करा रहा है, उसके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ और वो कॉस्मिक पावर बहुत मेहरबान है। जब भी मैं उसको कोई सिचुएशन देता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे सामर्थ्य के बाहर जा रही है, वो 3-4 दिन में ही उसके फाइनल ग्रेनुल के साथ उसका सॉल्यूशन मुझे टिका देता है। सो मुझे आपके चेहरे पे विस्मय होगा, लेकिन ना तो आपने मेरी आवाज़ में कभी कंपन पाया होगा, ना किसी कॉन्फिडेंस में कमी पाई होगी, कोई संशय नहीं पाया होगा। एक पुलिस ऑफिसर जिसने इतनी लंबी सेवा की है हर उसमें और हर इंडिया के हर कोने में इंक्लूडिंग कश्मीर में, वो व्यक्ति इतनी ऊर्जा से कैसे भरा हुआ है, उसने अपनी पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन की हुई है। तो मैं यहाँ ये कॉन्फेस करना चाहता हूँ, ये पॉजिटिविटी मेरी नहीं है, ये मैं उस कॉस्मिक पावर को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे माध्यम से कुछ कराना चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि जब वो मेरे माध्यम से कुछ करा रहा है तो उसने ऐसे हजारों माध्यम ऑलरेडी चुने होंगे और वो माध्यम अपने आप ही इस बृहद कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे और ये 2024 के पहले ये जमीन पे एक हकीकत बनेगी। मैं चाहता हूँ इट शुड बिकम ए रियलिटी बिफोर नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ यदि ऐसा नहीं होता है तो हम क्रिमिनलोक्रेसी में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ से रिट्रीव करना और कठिन हो जाएगा। उनमें से एक माध्यम में भी मैं आभारी हूँ। मैं आप गेज कर सकते हैं कि समथिंग इनसाइड मी टोल्ड मी टू गेट इन टच विद यू, और जब मैं आपके साथ जिन्हें संपर्क किया तो मुझे वही मौका एक याद आ रहा था जब आपने मेरे साथ संपर्क किया था कि मैं मैथिली शरण गुप्त आपका बैचमेट हूँ, आप मेरे को इस ग्रुप में शामिल करो। याद है, बल्कि जीडी सिंह ने फोन किया था। हाँ। मेरे चैम्बर से ही किया था उसने। तो वो चीज़ मेरे को याद आती है, हियर इज़ अ पर्सन जिनके साथ मैं एज दैट माध्यम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता हूँ। सभी के साथ पॉसिबल नहीं होता है। हमारे बैच में ही आप देखो कितने इसको सारे ऑफ कर हैं दूं ऐसे। क्या कैमरा हाँ, को ऑफ कर अभी, दो। क्योंकि फिर उतना वो रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे ना।